नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक मौर्य और आप हैं आपके अपने प्यारे चैनल अभी की पाठशाला पर। दोस्तों, घटना चक्र के रिवीजन में आज हम जो करने वाले हैं रसायन विज्ञान का पार्ट है, ठीक है? रसायन विज्ञान का पार्ट जो कि बहुत ही बेहतर होने वाला है और इसमें हम सारी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं आरओ एआरओ के एग्जाम्स में और भी कई सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं, उन सभी प्रश्नों की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सेशन बहुत ही बेहतरीन और रंग-बिरंगा रहने वाला है। आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस सेशन में, तो जल्दी से जुड़ जाइए और सभी लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है? तो बढ़ते हैं आज की क्लास पर। तो पहले एक थॉट्स देख लेते हैं। समझदार बनिए, गुस्से में लिया गया कोई भी निर्णय सही नहीं होता है। क्या चीज़? समझदार बनिए क्योंकि गुस्से में लिया गया कोई भी निर्णय सही नहीं होता है। दोस्तों बहुत बड़ी बात बोली गई है यहाँ पर, अक्सर होता ये है कि हम गुस्से में बहुत सारे निर्णय ले लेते हैं जिसके ज़रिए हमें बाद में पछताना पड़ता है। हम अपने रिलेशंस को भी दाँव पर लगा देते हैं गुस्से की वजह से, वो चाहे फैमिली रिलेशंस हो या कोई पर्सनल रिलेशन हो, तो उसमें गुस्से के ज़रिए हम उस रिलेशन को तोड़ देते हैं। तो जो भी अगर निर्णय लेना है, तो शांत चित्त रह के ले लीजिए, गुस्से में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचिए, ठीक है? तो शुरू करते हैं आज की क्लास को और आज का जो पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने है, कह रहा है परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न-भिन्न रहती है, क्या कहलाते हैं? समदाबिक, समावयवी, समन्यूट्रॉनिक या फिर समस्थानिक? क्या बोलते हैं जिनमें प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न-भिन्न होती है, उनको क्या बोलते हैं? आइसोबार्स, आइसोमर्स, आइसोटोन्स या फिर आइसोटोप्स? सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए। तो बिल्कुल सही बात है। आप लोगों के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स, ठीक है? जिन लोगों को पता है, उन लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं थोड़ा-सा यहाँ पर हिंट दे सकता हूँ। अगर बोला जाए क्वेश्चन में प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन किससे होता है? पी से, तो आपको आंसर में जो इंग्लिश वर्ड है आइसोटोप्स में पी भी दिख जाएगा। क्लियर है? और अगर बात करें हम यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या की, ठीक है? क्या बात करें? न्यूट्रॉनों की संख्या अगर समान बोला जाए 1 मिनट, न्यूट्रॉनों की अगर संख्या समान बोले, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? आपको ऑप्शन में एन मिल जाएगा, ठीक है? इंग्लिश के ऑप्शन में एन मिल जाएगा। क्लियर है? यानी कि समन्यूट्रॉनिक। इसी तरह समदाबिक की बात करें, समदाबिक यानी कि दाब से रिलेटेड होता है और दाब की इकाई क्या होती है? बार होती है, तो इंग्लिश में आपको बार दिख जाएगा और हिंदी में भी दाब दिख जाएगा। तो ऐसी कुछ थोड़ी-सी ट्रिक्स के ज़रिए आप इनको हमेशा के लिए याद रख सकते हैं, जिनको याद है उनके लिए तो बहुत ही बेहतर है, ठीक है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका पिछले क्वेश्चंस का थोड़ा-सा बदला हुआ रूप है ये, बताइए क्या हो जाएगा? कौन होते हैं समस्थानिक? जिनका परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न-भिन्न होता है। परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार समान होता है या कोई नहीं? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो समस्थानिक कौन से होते हैं? एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी जो परमाणु संख्याएँ हैं, वो तो समान होती हैं, किंतु द्रव्यमान संख्याएँ वो भिन्न-भिन्न होती हैं। उन्हीं को हम आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक बोलते हैं। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम राइट हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, नाभिक के आकार की कोटि निम्नलिखित होती है। क्या होती है बताइए? 1 into 10 to the power minus 15 मीटर, 1 into 10 to the power minus 12 मीटर या 1 into 10 to the power minus 10 मीटर या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसके 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो हमसे पूछता है कि नाभिक के आकार की कोटि क्या है और एक क्वेश्चन पूछता है कि नाभिक की त्रिज्या बताइए क्या है। ठीक है? तो दोनों अलग-अलग क्वेश्चन हो जाते हैं। तो अभी आप यहाँ पर बताइए कि ना परमाणु की त्रिज्या क्या होती है? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही। जो सही जवाब है हमारा हो जाएगा 1 into 10 to the power minus 15 मीटर, ठीक है? ये हो जाएगी नाभिक की जो कोटि होती है। अगर हम बात करें त्रिज्या की, ठीक है? तो त्रिज्या कितनी होती है? तो त्रिज्या अगर पूछे तो हम आंसर करेंगे 10 to the power minus 10 मीटर। क्लियर है? तो इस बात का
ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे ऑलरेडी 1 × 10⁻⁻10 मीटर दिया गया है, लेकिन ये क्या है, ये नाभिक की त्रिज्या है और ये क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया है कोटि पूछा गया है, तो कोटि क्या है 1 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, क्लियर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है। बताइए किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है। हीरा, चांदी, ग्रेफाइट, लकड़ी। सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। अगर ऊष्मा की बात करें चाहे विद्युत की बात करें, दोनों का ही जो सर्वोत्तम सुचालक होता है वो क्या होता है, सिल्वर होता है, यानी कि चांदी। चाहे वो ऊष्मा की बात करें क्वेश्चन में या फिर विद्युत चालकता की बात करें, दोनों का ही उत्तर हम क्या करेंगे, चांदी करेंगे, यानी कि सिल्वर। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है। कहने का मतलब ये है कि जो बॉक्साइट है वो किसका अयस्क है, आपको ये बताना है। एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, चांदी। सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। तो बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। सही जवाब हो जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, उसी का थोड़ा सा रिपीटेड फॉर्म है, लेकिन किस लिए रिपीटेड है, क्योंकि इसके जो ऑप्शंस है उनको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। कह रहा है एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है, अभी हमने पढ़ लिया किससे प्राप्त किया जाता है, बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है पिच ब्लेंड। आप लोगों को पता है पिच ब्लेंड किसका अयस्क होता है, तो बिल्कुल सही बात, पिच ब्लेंड जो होता है वो यूरेनियम का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है, यूरेनियम का। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। क्लियर है, यूरेनियम। और बात करें ग्रेफाइट किसका अयस्क है, तो ग्रेफाइट किसका है, कार्बन का है। ठीक है, नीचे दिया गया है अर्जेंटाइट। क्या आपको पता है अर्जेंटाइट किसका अयस्क है, तो बहुत शानदार आंसर है। अर्जेंटाइट किसका आंसर है, ये होता सॉरी किसका अयस्क है, ये होता है चांदी का। ठीक है, किसका होता है, चांदी का, यानी सिल्वर। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है प्राकृतिक रूप से घटित होने वाले पदार्थ को सूची 2 यानी तत्व से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। हीरा, संगमरमर, बालू और माणिक्य दिया है। कैल्शियम, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और कार्बन दिया है। सही जवाब क्या होगा बताइए। पिक्चर से आप परिचित होंगे, भली बात कि ये क्या होता है। आप लोगों ने अंगूठी में पहना भी होगा, बहुत सारे लोग जो रिंग पहनते हैं उसमें माणिक्य जड़वाते हैं। ठीक है, तो ये माणिक्य है जो आपको फिगर में दिख रहा है। तो आइए मैच कर लेते हैं हम इनको। तो हीरा जो है वो क्या होता है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त सबसे कठोर पदार्थ भी माना गया और ये कार्बन परमाणु का हिस्सा है। ठीक है, तो हीरा को किस में मिलाएंगे, कार्बन से मिलाएंगे। ठीक है, संगमरमर की अगर बात करें तो संगमरमर को किससे मिलाएंगे, संगमरमर को मिलाएंगे हम कैल्शियम से। किससे मिलाएंगे, कैल्शियम से। और बालू, बालू क्या हो जाएगा, बालू हमको पता है सिलिका होता है, सिलिकन से मिला देंगे। माणिक की क्या होता है, एल्यूमिनियम से मिला देंगे इसको। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4123। क्या हो जाएगा, 4123 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। तो इसके बारे में हमने पहले ही बता दिया कि कौन सा पदार्थ होता है, तो ये पदार्थ होता है हीरा। क्या होता है, हीरा पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ है और हीरे को हीरा ही काटता है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम या फिर मैंगनीज। सही जवाब क्या होगा बताइए। तो सही जवाब हमारा क्या होगा, जल से हल्का इसमें क्या है, वो है सोडियम। ठीक है, क्या है, सोडियम जल से हल्का होता है। क्लियर है। और अगर इसका आपेक्षिक घनत्व की बात करें तो इसका आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, 0.97। क्या होता है, 0.97, ये इसका आपेक्षिक घनत्व होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है, यानी कि रस्टिंग के लिए कौन सा
इसमें से आवश्यक है, जो जंग लग जाती है लोहे में उसके लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक होती हैं? केवल ऑक्सीजन आवश्यक होती है, ऑक्सीजन तथा नमी दोनों आवश्यक होती है, केवल हाइड्रोजन, या फिर हाइड्रोजन तथा नमी दोनों आवश्यक होती हैं? बताइए। तो बहुत तेजी के साथ आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, और वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन तथा नमी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन तथा नमी। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। पीतल, तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है। मैग्नेटाइट एल्यूमीनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यता सम्मिलित होता है। फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा इसमें? सत्य कथन आपको बताना है इसमें। तो पहला कथन देखें, पीतल जो है तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु धातु है, बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि इसको हमने ट्रिक से भी याद किया हुआ है पिताजी के नाम से, यानी कि तांबा और जस्ता मिलके क्या बनता है? पीतल बनता है। फिर कह रहा है मैग्नेटाइट एल्यूमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। क्या मैग्नेटाइट एल्यूमिनियम का अयस्क है? बताइए आप लोग। तो बिल्कुल सही बात है, मैग्नेटाइट एल्यूमिनियम का नहीं होके किसका अयस्क है? आयरन का अयस्क है। किसका है? आयरन का। तो दूसरा तो हमारे यहाँ पर गलत हो जाता है। फिर कह रहा पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यता सम्मिलित होता है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? एकदम राइट हो जाएगा, क्योंकि पारदित सम्मिश्रण में क्या होता है? पारा होता है। क्लियर है? अगला कह रहा है फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला अनिवार्य रसायन है, जबकि हम सभी को पता है इसमें सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन होगा 1 और 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम राइट है यहाँ पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ निम्नलिखित को मिलाते हैं। जस्ता, क्रोमियम, टिन या फिर तांबा। स्टेनलेस स्टील का आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। घरों में जो थालियाँ यूज़ होती हैं स्टील के, उसमें बेसिकली वो प्योर स्टील ना होके स्टेनलेस स्टील होता है, क्योंकि प्योर स्टील होगा तो बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाएँगी। तो उसमें कठोरता लाने के लिए क्या करते हैं हम? थोड़ा-सा उसमें मिला देते हैं, मिश्र धातुओं को मिला देते हैं। ठीक है? तो उसी तरह वो स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है। तो वो किस लिए इसमें से मिलाते हैं? कौन-सा हो जाएगा? जस्ता हो जाएगा, टिन, तांबा या फिर क्रोमियम? तो बिल्कुल सही बात है। क्या हो जाएगा? क्रोमियम हो गया। क्रोमियम के साथ-साथ निकेल का भी यूज़ करते हैं। किसका? निकेल का भी। तो ऑप्शन में अगर निकेल भी दिया रहे तो उसको भी हम टिक कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है अधोलिखित में से कौन-सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? बताना है कौन-सा कार्बन का जो है अपर रूप नहीं है। सही जवाब क्या होगा? बताइए। तो कौन-सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? तो वो क्या है? हीरा अगर देखें तो हीरा कार्बन का ही अपर रूप है, ग्रेफ़ाइट भी आपको कार्बन का ही अपर रूप मिल जाएगा। फ्लोरीन्स की बात करें वो भी कार्बन का अपर रूप है, लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सो कार्बन्स की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सो कार्बन यहाँ पर इसका नहीं है अपर रूप। ठीक है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, क्योंकि जो ऑक्सो कार्बन है वो कार्बन का एक अपर रूप नहीं है, बल्कि क्या है? एक अकार्बनिक यौगिक है जो कार्बन और ऑक्सीजन से युक्त होता है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कह रहा है कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं उपयोग योग्य नहीं रहता है। हीरा, तांबा व लोहे से कठोर है। वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? आप में से कितने लोग ये जानते थे कि डालडा जो है एक प्रोडक्ट है? बताइए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने बहुत बाद में ये जाना कि डालडा एक प्रोडक्ट ना होके एक कंपनी का नाम है। प्रोडक्ट तो होता है वनस्पति घी, ठीक है? तो डालडा कोई प्रोडक्ट नहीं, ये एक कंपनी है, ठीक है? डालडा वनस्पति घी बनाती है, लेकिन पहले से क्या होता है हम लोगों ने बचपन से डालडा, डालडा सुन रखा है, तो अगर दूसरी भी कंपनी का कोई चीज़ लाते हैं, अगर वनस्पति घी लाते हैं तो उसको भी बोलते हैं डालडा है, बोलते हैं डालडा खा रहे हो।
है ना? होटलों के लिए बोलते हैं ना डालडा खा रहे हो, लेकिन डालडा कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो एक कंपनी है, डालडा वनस्पति घी का निर्माण करती है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बचपन से सुनते आए हैं, हमको यही नहीं पता है कि वो प्रोडक्ट है या फिर जो है कंपनी है। जैसे निरमा अगर बात करें, निरमा भी क्या है? निरमा एक कंपनी का नाम है, ना कि कोई प्रोडक्ट। प्रोडक्ट वॉशिंग पाउडर होता है, ठीक है? वॉशिंग पाउडर होता है, निरमा वॉशिंग पाउडर बनाती है, लेकिन हम बचपन से सुनते आए हैं निरमा, निरमा, निरमा। तो हमको ये लगता है निरमा कोई प्रोडक्ट है। तो अगर हम टाइड का भी लाते तो बोलेंगे टाइड निरमा लेकर आना या सर्फ एक्सेल निरमा लेकर आना। तो ऐसे होता है, ठीक है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये प्रोडक्ट ना हो के कंपनी की नेम है, डालडा हो गया, निरमा हो गया। तो इसका सही जवाब जान लेते हैं क्या हो जाएगा? तो अगर हम बात करें कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बनाती है एवं उपयोग में नहीं रहता है, तो ये बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है? क्या है? एकदम सही कह रहा है। और अगर हम बात करें जो हीरा है, वो तांबा व लोहा से कठोर है, तो हमने अभी पढ़ लिया कि सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा ही है। क्लियर है? वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है, बिल्कुल नहीं क्योंकि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है। क्लियर है? नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होता है। क्या ऐसा होता है? तो बिल्कुल नहीं। इसमें हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है वनस्पति घी के निर्माण में। ठीक है? क्या प्रयुक्त होता है? हाइड्रोजन। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। क्लियर है? 1 और 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है? डाई फास्फोरस, काला फास्फोरस, लाल फास्फोरस या फिर सिंदूरी फास्फोरस? सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का लाल फास्फोरस। क्या हो जाएगा? लाल फास्फोरस इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है रासायनिक रूप से सूखी बर्फ है। क्या है? सूखी बर्फ, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, आसुत जल से बनी बर्फ, बर्फ तथा साधारण नमक का मिश्रण या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इसका यूज़ अगर हम देखें तो आजकल जो शादियों में बहुत ज़्यादा होता है, जो स्टेज पर इसको धुआँ-धुआँ एकदम मचाने के लिए इसके जो मटके हैं वो रख दिए जाते हैं। वो क्या है? वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही है, जो व्हाइट कलर का आपको दिखता है स्टेज पे, ठीक है? उड़ता हुआ जब जयमाला वगैरह होता है, ठीक है? और बेसिकली इसका यूज़ हम आइसक्रीम फैक्ट्री में करते हैं आइसक्रीम के निर्माण में, ठीक है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? क्या हो जाएगा? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सीरियल वगैरह में भी आपने स्वर्ग का अगर वो देखा हो सीन तो उसमें भी इसी का यूज़ करते हैं, धुआँ-धुआँ मचाने के लिए, ठीक है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन की प्रतिशतता क्या होती है? बताइए भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन की प्रतिशतता क्या होती है? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो अगर इसको आपको नहीं आता है तो इसको आपको रटना नहीं है, ठीक है? हमें परसेंटेज निकालना आता है। कैसे परसेंटेज निकालते हैं? आइए देख लेते हैं। बेसिकली हम सभी जानते हैं लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता देते हैं। जैसे हमें अपने मार्क्स निकालने होते हैं कि कितने मार्क्स कितने परसेंटेज मार्क्स हमारे आए हैं। तो मान लीजिए जो टोटल मार्क्स थे हमारे वो थे 500 कितने थे? 500 थे और जो हमने गेन की यानी कि ऑब्टेन मार्क्स जो हैं हमारे वो क्या हैं? 300 हैं। तो अब हमसे अगर पूछे कोई कितने परसेंट मार्क्स आए तो हम क्या करते हैं? 300 ऊपर रख देते हैं, ठीक है? 500 नीचे रख देते हैं। यानी कि टोटल मार्क्स को नीचे रखना है, ऑब्टेन मार्क्स को ऊपर रखना है और इंटू 100 कर देना है। क्या करना है? इंटू 100 कर देना है और आपका क्या होगा? परसेंटेज निकल आएगा। क्लियर है? जैसे 0 से 0 यहाँ पर कट कर देंगे, ठीक है? दोनों 0 कैंसल हो गए। बचा हमारा यहाँ पर 5, 5 को 300 से करेंगे तो 5 6 जा 30 यानी 60% हमारा मार्क्स आया है, ठीक है? इसी तरह इस क्वेश्चन के बारे में भी हम निकालेंगे। आइए देखते हैं। कह रहा है हाइड्रोजन की प्रतिशतता बतानी तो H2O जैसे दिया गया है। तो H2O में बात करें अगर इसके कुल जो है जो हमारा यहाँ पर हो जाएगा H2O हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर, तो टोटल क्या लिखेंगे हम इसको 2 और ऑक्सीजन का क्या होता है 16 होता है, ठीक है? तो टोटल क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है? ये हो गया जल का, ठीक है? अगर हाइड्रोजन परमाणुओं की बात करें तो वो कितने हैं? वो 2 हैं, तो हमें हाइड्रोजन की ही प्रतिशतता बतानी है। तो क्या लिखेंगे? सिंपली लिखेंगे 2 क्योंकि 2 हैं हाइड्रोजन और टोटल कितना है? टोटल है 18 और गुणे कर देंगे 100।
इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 11.11 आ जाएगा। ठीक है ना, सिंपल 11.1 यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसको याद रखिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायुयान के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम या फिर नियॉन। तो कौन सी गैस यूज करते हैं? तो बिल्कुल सही जवाब है, क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन गैस। ठीक है, क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन गैस हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग हीलियम मत कर दीजिएगा। ठीक है, हीलियम ऑप्शन में दिया है, आप लोग हीलियम मत कर दीजिएगा, क्योंकि जो हीलियम का यूज है वो गोताखोर करते हैं जब समुद्र में या नदियों में गोता लगाने के लिए जाते हैं, तो हीलियम वहां पे यूज होता है। या फिर बैलून्स जो होते हैं, ठीक है, जो उनमें बैलून्स में भी हीलियम गैस का यूज किया जाता है, लेकिन वायुयान के टायरों में बात करें तो उसमें नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? बताइए कौन सा लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट। सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? इसकी अगर सागर में मात्रा पूछे तो लगभग 75% होती है। ठीक है, क्या होती है? 75%। तो जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। ये क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड यानी NaCl इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, मैच करना है आपको। एक तरफ उनके रासायनिक नाम दिए हैं और एक तरफ जो तत्व हैं वो दिए हैं। ब्लीचिंग पाउडर हो गया, बेकिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये हैं, और इनके रासायनिक नाम भी दिए गए हैं। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो अगर ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ए को मिलाएंगे हम किससे? 3 से मिला देंगे। ठीक है, और अगर बेकिंग सोडा की बात करें तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी बोला जाता है। वॉशिंग पाउडर की बात करें तो वॉशिंग पाउडर क्या हो जाएगा? वॉशिंग पाउडर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, और वॉशिंग पाउडर को धोने वाला सोडा भी बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाएगा। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? 3, 1, 2, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3, 1, 2, 4। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम राइट हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? बताइए। सोडियम थायोसल्फेट, बोरेक्स, सोडियम टेट्राथायोनेट या अमोनियम मॉलिबेटेट। बताइए क्या हो जाएगा सही जवाब? तो इसका प्रयोग फोटोग्राफी में नेगेटिव एवं पॉजिटिव के स्थायीकरण में होता है। ठीक है, और इसका उपयोग चांदी और सोने के निष्कर्षण में भी किया जाता है। किसका? सोडियम थायोसल्फेट का। इसका सोडियम थायोसल्फेट का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सोडियम थायोसल्फेट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए? बताइए किसका उपयोग नहीं करना चाहिए प्रतिदिन? आयोडीन युक्त नमक, समुद्री नमक, सेंधा नमक या संसाधित साधारण नमक। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो अगर बात करें इसमें हम आयोडीन युक्त नमक की, समुद्री नमक, सेंधा नमक और संसाधित साधारण नमक, ये चारों ही नमक खाने योग्य होते हैं। ठीक है, चारों ही नमक क्या होते हैं? खाने योग्य होते हैं, बस इसमें आयोडीन की जो मात्रा है वो उचित रूप से होनी चाहिए। क्लियर है? लेकिन अगर हमें आंसर्स करना है इसमें से कोई एक जरूरी है चूज करना, क्योंकि एग्जाम में अगर आएगा तो हम ऐसे तो छोड़ के आएंगे नहीं, तो वहां पर हम इसका जो चुनाव है वो समुद्री नमक कर सकते हैं। क्यों समुद्री नमक कर सकते हैं? क्योंकि जो समुद्री नमक होता है, जो उसके क्रिस्टल्स होते हैं वो काफी बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, उसके क्रिस्टल्स काफी बड़े बड़े होते हैं, इसलिए उनका यूज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन कांच को
गहरा नीला रंग प्रदान करता है? बताइए किसके ज़रिए काँच को गहरा नीला रंग प्रदान करते हैं? आप लोगों के घरों पे विंडो भी लगी होंगी, हो सकता है नीले काँच की, तो वो किसकी वजह से होता है बताना है आपको। कोबाल्ट ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड या फिर निकेल ऑक्साइड, किसका यूज़ करते हैं बताइए? तो फटाफट आप लोग आंसर करते रहिए। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा कोबाल्ट ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कोबाल्ट ऑक्साइड इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। क्या है अनिवार्य मूल यौगिक तत्व? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन या फिर गंधक? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? जो संसार के सभी जैव पदार्थ में पाया ही पाया जाता है, वो कौन-सा है? तो जो संसार के सभी जैव पदार्थ हैं, वो कार्बनिक यौगिकों से बने हैं। किससे बने हैं? कार्बनिक यौगिकों से, और कार्बनिक यौगिकों में कार्बन तो पाया ही जाएगा, इसलिए सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा। बिल्कुल सही है आप लोगों के आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन-सा रसायन फलों को पकाने में सहायता करता है? बताइए। मेबी आप लोगों ने ये पहली बार सुना हो, क्योंकि जो ऑप्शन आप लोग ढूँढ रहे हैं इसमें से, वो शायद इसमें नहीं मिलने वाला है। लेकिन चिंता मत करिए, उसको हमने आगे रखा है ऑप्शन। फिलहाल इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन-सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? तो वो है इथेफ़ॉन। क्या है? इथेफ़ॉन। इथेफ़ॉन का यूज़ भी हम फलों को पकाने के लिए करते हैं। क्लियर है? और जिस क्वेश्चन और जिस ऑप्शन की आप लोग तलाश कर रहे हैं, वो यहाँ पर है। देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन फलों के पकने में बढ़ावा देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर एथिलीन? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो अब आप लोगों के आंसर काफ़ी फ़ास्ट आ रहे हैं, क्योंकि अब आपका पसंदीदा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। वो कौन-सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एथिलीन। ठीक है? एथिलीन का यूज़ हम फलों को पकाने के लिए करते हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन-सा सुमेलित नहीं है? कह रहा है फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक हैं। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। केराटिन क्या होता है? मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। मस्टर्ड गैस क्या होती है? रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव है। बताइए हमारा इसमें से कौन-सा सुमेलित नहीं है? तो सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो फ्लोरीन्स कह रहा है फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक है, यही गलत है, क्योंकि जो ये फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक ना होकर ये एक कार्बन का ही अपर रूप है। ठीक है? तो इसमें फ्लोरीन नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें फ्लोरीन नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? बताइए किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? ग्लिसरॉल का, मेथनॉल का, यूरिया का या ऑक्जेलिक एसिड का? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो क्लास पसंद आ रही हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, और 2 बार लाइक मत करिएगा, क्योंकि अभी आप में से कुछ लोग कहेंगे कि 2 बार लाइक कर दें क्या? तो 2 बार लाइक नहीं करना है। हाँ, 3 बार ज़रूर आप लाइक कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा गिल्सराल। क्या हो जाएगा? गिल्सराल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नांकित में कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ऊन, रेशम, चमड़ा या फिर नायलॉन? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बात करें अगर ऊन की, रेशम की और चमड़े की, तो ये सभी क्या हैं? ये सभी जो हैं वो प्राकृतिक बहुलक हैं। ठीक है? क्या हैं? प्राकृतिक यानी नेचुरल फाइबर है। लेकिन नायलॉन की बात करें तो ये आर्टिफिशियल फाइबर है।
यानी मैन मेड है, कृत्रिम बहुलक है। क्लियर है? तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन बहुलक हैं। नियोप्रीन संश्लेषित रबर होती है। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है। बताइए सही जवाब इसमें क्या हो जाए? कौन सा कथन इसमें सही है? 1, 2, 3 सही है, 1, 2, 4 सही है, 2, 3, 4 सही है, 1, 3, 4 सही है। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बात करें टेफ्लॉन और डेक्रॉन की, तो ये दोनों बहुलक हैं। ये बात एकदम सही है। ठीक है, क्या है? एकदम राइट है। नियोप्रीन संश्लेषित रबर होता है, ये भी बात एकदम सही है। पॉलीथीन कह रहा है पॉलीएथिलीन का बहुलक है, जो कि हम सभी को पता ही है। प्राकृतिक रबर क्लोरोपीन है। क्या है? प्राकृतिक रबर क्लोरोपीन है। यही बात तो गलत है, क्योंकि जो क्लोरोपीन है वो नहीं है, आइसोप्रीन होता है प्राकृतिक रबर का जो बहुलक होता है। ठीक है, क्या होता है? आइसोप्रीन होता है। तो हमारे जो सही जवाब हो जाएंगे वो 1, 2, 3 हो जाएगा। 1, 2, 3 कौन से ऑप्शन में मिलेगा? ये मिलेगा हमें ऑप्शन नंबर ए में। तो आप लोगों के आंसर जो आ रहे हैं बहुत ही बेहतरीन आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। तो 1, 2, 3 हो जाएगा इसका सही जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है? जैव निम्नीकृत समझ रहे हैं आप लोग? बायोडिग्रेडेबल की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी? बायोडिग्रेडेबल की बात कर रहा है यहाँ पर। कौन नहीं किया जा सकता? सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन या पीवीसी? पीवीसी क्या होता है? पॉलीवाइनल क्लोराइड होता है, जिसको पॉलीथीन बोलते हैं, वही है पीवीसी। पीवीसी पाइप भी होते हैं। क्लियर है? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? पीवीसी, क्योंकि इसको निम्नीकृत नहीं किया जा सकता, जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होते हैं, देखते होंगे आप लोग। ठीक है, और बाकी सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन की बात करें तो ये इनका हम जो है ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, तो हमारा सही जवाब पीवीसी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फार्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? बताइए फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों के। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल का यूज करते हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट हो जाएगा। फॉर्मिक एसिड की बात करें तो फॉर्मिक एसिड कहाँ मिलता है? ये मिलेगा चींटियों में। कहाँ मिलेगा? चींटियों में। साइट्रिक एसिड कहाँ मिलता है? साइट्रिक एसिड आपका नींबू में मिलता है। और बात करें अगर एसिटिक अम्ल की, तो एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। किसमें? सिरका में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? इनमें से कौन विस्फोटक पदार्थ नहीं है, आपको ये बताना है। टीएनटी यानी ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लोट्राइमेथिलीन, ट्राइनाइट्रेमीन यानी आरडीएक्स? क्लियर है? या फिर नाइट्रोक्लोरोफॉर्म? बताइए सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? तो बात करें अगर टीएनटी की, तो ये एक विस्फोटक पदार्थ होता है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन भी होता है और आरडीएक्स भी होता है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म की बात करें तो ये एक विस्फोटक पदार्थ नहीं होता है, क्योंकि ये क्या होता है? ये एक कीटनाशी होता है जो फसलों में यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस में मुख्यतः होती है। क्या होती है बायोगैस में मुख्यतः? कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन होती है क्या? हाइड्रोजन एवं मेथेन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एवं मेथेन होती है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होती है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ पर हाइड्रोजन है उसको आप ऐसे ही कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन तो होता नहीं है। तो होता क्या है? वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड एवं मेथेन होता है। ठीक है, क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं मेथेन होता है बायोगैस में। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन की, अपचयन की, हाइड्रोजनीकरण की या बहुलकीकरण की? कौन सी प्रक्रिया होती है एक बायोगैस संयंत्र में? सही जवाब क्या होगा बताइए?
बायोगैस संयंत्र आप लोगों ने देखा होगा, गाँव में होते हैं ज़्यादातर। गोबर जो है उसमें डाला जाता है, उसी से बनती है, ठीक है। तो हमारा इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? इसके अंदर जो प्रक्रिया चलती है वो कौन सी? किण्वन की प्रक्रिया चलती है। कौन सी? किण्वन की प्रक्रिया वहाँ पर चलती है, फर्मेंटेशन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होता है, क्या होता है बताइए? जो घरेलू ईंधन के रूप में एलपीजी युक्त सिलेंडर होता है, उसमें क्या होता है? मीथेन होता है, एसिटिलीन होता है, एथिलीन या फिर ब्यूटेन होता है। तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों के। इसमें क्या-क्या होता है? ब्यूटेन होता है और दूसरी गैस क्या होती है? दूसरी होती है प्रोपेन, ठीक है? क्या होती है? प्रोपेन गैस होती है। क्लियर है? तो 2 गैसें मुख्यतः पाई जाती हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्न में से किस रसायन को प्रयुक्त किया जाता है? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर तो आप लोग फिगर देख के भी जान सकते हैं कि क्या होता है। ये होता है सोडियम बेंजोएट होता है, ठीक है। क्या होता है? सोडियम बेंजोएट में पाया जाता है ये। जैसे आप लोगों ने अचार, जैम या फिर सॉस वगैरह देखा होगा, उसमें ये डाला जाता है, ठीक है। उसके परिरक्षण के लिए, वो ज़्यादा दिन खराब ना हो, इसलिए उसमें सोडियम बेंजोएट पाउडर डाला जाता है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं, या फिर कह लीजिए फिलिंग किए जाते हैं जब आलू के चिप्स, तो कौन से वातावरण में? यानी कि नाइट्रोजन वातावरण में, हाइड्रोजन वातावरण में, ऑक्सीजन वातावरण में या फिर आयोडीन वातावरण में? तो फटाफट इसका आंसर करते हैं, नहीं तो कुछ लोगों के हो सकता है मुंह में पानी आ जाए चिप्स देख के। तो फटाफट इसका आंसर कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन वातावरण में, ठीक है। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन वातावरण में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, लौंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए लौंग में कौन सा तेल पाया जाता है? मेंथॉल, यूजेनॉल, मीथेनॉल या बेंजल्डिहाइड? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। क्या हो जाएगा? यूजेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूजेनॉल। इसका प्रयोग करते हैं, जो दर्द निवारक होता है, एंटीसेप्टिक में यूज़ किया जाता है। अक्सर दाँत के दर्द में इसका जो ऑयल है वो रुई में भिगो के रखा जाता है दाँतों में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ह्यूमस उदाहरण है, किसका उदाहरण है ह्यूमस? मृदा संरचना का, क्रिस्टलाइट का, जैविक कोलाइड का या उपर्युक्त में से कोई नहीं? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? ह्यूमस किसका उदाहरण है? तो ह्यूमस किसका उदाहरण होता है? ये होता है जैविक कोलाइड का। किसका होता है? जैविक कोलाइड का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, लाल स्याही स्याही बनाई जाती है, किसकी बनाई जाती है लाल स्याही? फिनॉल से, एनिलीन से, कांगोरेड से या फिर इओसिन से? तो लाल स्याही किससे बनती है? वो बनती है इओसिन से। किससे बनती है? इओसिन से। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पॉलीथीन बनाने में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? किस गैस का उपयोग करते हैं पॉलीथीन बनाने में? एथिलीन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का? 2021 मेंस का क्वेश्चन है ये। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? बहुत ही शानदार आप लोगों के जवाब आ रहे हैं। ये हो जाएगा एथिलीन। क्या हो जाएगा? एथिलीन गैस का यूज इसमें करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है, क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड मुख्यतः किसके जरिए होता है? सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ, ऑटोमोबाइल, तेल रिफाइनरी या ताप विद्युत संयंत्र? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड की अगर बात करें तो इसमें सड़े अंडे जैसी गंध आती है, ठीक है। और ये किससे? मुख्य स्रोत इसका क्या है? सड़ती हुई जो वनस्पति हैं, ठीक है, और पशु पदार्थ जो हैं, उन्हीं के जरिए ये
प्रदूषण फैलता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? बताइए किसके जरिए सरसों में तेल की मात्रा बढ़ जाती है? जो लोग खेती वगैरह करते हैं वो लोग तो अच्छे से जानते होंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सल्फर का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? सल्फर का यूज़ करते हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा युग्म गोताखोर को सांस लेने संबंधी क्रियाओं में उपयोग किया जाता है? बताइए। अभी इसका जवाब हमने स्टार्टिंग में ही दिया था। गोताखोर को सांस लेने संबंधी क्रियाओं में कौन सी गैस यूज की जाती है? बताइए। तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों के, ये है ऑक्सीजन और हीलियम। क्या है? ऑक्सीजन और हीलियम है। इन्हीं दोनों गैसों का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन कभी-कभी ये भी पूछता है कि जो गोताखोर होते हैं, वो जो अपने साथ सिलेंडर ले जाते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस का यूज़ क्यों नहीं किया जाता है? तो उसका रीज़न ये है कि जो नाइट्रोजन गैस है, वो ब्लड में आसानी से घुलने लगती है साँस लेने के ज़रिए। इसीलिए क्या करते हैं, हम लोग नाइट्रोजन गैस का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है? कार की बैटरियों में कौन सा अम्ल यूज़ करते हैं? एसिटिक अम्ल यूज़ करते हैं क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल यूज़ करते हैं? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब फटाफट आ रहे हैं आप लोगों के। क्या होता है? वो होता है जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, H2SO4। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी अभिक्रिया उपयोगी नहीं है? इसमें से ठोस अशुद्धियाँ किसके ज़रिए नहीं निकाली जा सकती हैं? आसवन के ज़रिए, ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण या उपर्युक्त सभी? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो आसवन की क्रिया है, ठीक है? कौन-सी क्रिया? जो आसवन की क्रिया है, डिस्टिलेशन जो क्रिया होती है, उसके ज़रिए हम क्या करते हैं, लिक्विड को अलग करते हैं, ठीक है? जो विभिन्न प्रकार के बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, यानी कि डिफरेंस ज़्यादा होता है, ठीक है? तो उनका जो है इसी में यूज़ करते हैं, ना कि ठोस के लिए। तो ये किसके लिए यूज़ होता है? ये लिक्विड के लिए यूज़ होता है, ठोस के लिए नहीं। तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को क्या कहते हैं? जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को क्या कहते हैं? बियर, वाइन या वोदका या फिर रम? ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा और सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? बियर। क्या हो जाएगा? बियर इसका सही जवाब है। जो बियर है वो जौ के अंकुरित बीजों से बनती है। ठीक है? तो ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही अपनी पढ़ाई जारी रखिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए। ठीक है? और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है? हम मिलते हैं एक नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।